गाइस हमारा लास्ट टॉपिक है अब 1950s से 1990s की कहानी का। और उसमें जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा फॉरेन ट्रेड को लेकर है कि 40 साल और 4 डिकेड जिसे हम कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में और अपना भाग्य अपने हाथों में। तो हमने इस 1950 से 1990s के एरा में फ़ॉरेन ट्रेड के लिए क्या किया, विदेशी व्यापार के लिए हमने क्या किया। क्योंकि हम कंडीशन जान के आए थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कि हम एक्सपोर्टर बन चुके थे रॉ मटेरियल के और इम्पोर्टर बन चुके थे फिनिश्ड प्रोडक्ट के। सबसे पहला रीज़न हमने ये देखा था। दूसरा हमने ये भी देखा कि मोनोपोली आ गई थी कि 50% ऑफ द ट्रेड ब्रिटेन के साथ होगा और रेस्ट ऑफ द ट्रेड जो अदर है जैसे चाइना हो गया, श्रीलंका जिसका पुराना नाम सिलोन था, पर्शिया, ईरान, उसके साथ होगा। और मोनोपोली भी चली गई थी हाथ से कॉटन, जूट, टेक्सटाइल की। और इंडियन वेल्थ भी ड्रेन होने लग गई थी कि जो एक्सपोर्ट करके रॉ मटेरियल को जो पैसा आ रहा था वो भी ब्रिटेन अपने स्टार्टअप के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए और इनविजिबल सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए पैसा लगा रहा था। अब ये फॉरेन ट्रेड जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम ये पढ़ रहे हैं कि 1950 से 1990s के एरा में हम लोगों ने विदेशी व्यापार के लिए क्या किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, दैट इज ट्रेड पॉलिसी। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ट्रेड पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। बेटा इम्पोर्ट मतलब होता है कि जब हम दूसरे देशों से डिपेंडेंट होकर दूसरे देशों से माल अपने देश में मंगवाएं, मतलब हम उन पे डिपेंडेंट है, समझ में आ गई, हम उन पे निर्भर हो चुके हैं। अब उस इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूट निकालना, जैसे टी का सब्सटीट्यूट कॉफ़ी, जैसे टी पसंद नहीं तो कॉफ़ी ले लेंगे, ठीक इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि फॉरेन ट्रेड करने से बजाय, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक चाइना की लड़ी खरीद रहे हैं, अगर आप चाइना का सामान खरीद रहे हैं तो एक सामान इंडिया में भी बनाएं। तो इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट ढूंढ के लाइए, यानी कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कीजिए, आप फॉरेन पे इतना डिपेंडेंट मत रहिए। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन निकाल के लाइए, हमें विदेशों पे डिपेंड नहीं रहना है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कीजिए। अगर एक सामान आप बाहर का खरीद रहे हैं तो एक इंडिया में भी प्रोड्यूस कीजिए। द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। इसका मेन एम क्या है कि फॉरेन, विदेशी जो प्रतिस्पर्धा है, फॉरेन कॉम्पिटिशन है, उससे बचाया जा सके और डोमेस्टिकली गुड्स को प्रोडक्शन किया जा सके। जिससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, सेव होगा, क्योंकि हम जब डिमांड ही नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, जब हम क्या है भाई, सीधी सी बात है, जब हम दूसरे देशों से माल मंगवाएंगे नहीं तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमें फॉरेन करेंसी देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा और हम सेल्फ रिलायंस को अचीव कर लेंगे। आत्मनिर्भर भारत जिसकी हम बात करते रहते हैं वो अचीव हो जाएगा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से। अब ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कहने से थोड़ी हो जाएगा कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट कर लीजिए, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट कर लीजिए, आप विदेशों से माल मत खरीदिए, अपने देश में बनाइए, ये ऐसे नहीं होगा। तो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उन्होंने दो रास्ते निकाले, एक टैरिफ का और एक कोटा का। टैरिफ का मतलब होता है जब आप हैवी टैक्स लगाते हैं। टैरिफ का मतलब क्या है, जब आप हैवी टैक्सेस लगाते हैं। तो सरकार ने कहा टैक्सेस हैवी कर दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर देशों से इंपोर्ट करता है तो उसे हैवी टैक्स देना पड़ेगा, जिसके चलते क्या रहेगा, लोग बाहर से नहीं खरीदेंगे और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। तो टैरिफ मतलब टैक्सेस लेविड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। द बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स वाज टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। तो उनसे क्या हो जाएगा, उनका इंपोर्टेड गुड्स क्या हो जाएगा, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा और लोग इसको यूज़ करने के लिए डिस्करेज करेंगे, उसकी उल्लेखना करेंगे कि आप इसको ना खरीदिए, अपने यहाँ बनाइए। सेकंड, कोटा का मतलब होता है एक लिमिट लगा देना कि आप इतना ही अमाउंट ऑफ इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स फॉरेन से। तो कोटा रेफर्स टू द टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट इज फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी। जब किसी भी कमोडिटी को आप इंपोर्ट करें उस पर एक मैक्सिमम लिमिट लगा देना, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट लगा देना बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के द्वारा। यानी कि समझ में आ गया, कोटा का मतलब है कि आप इतना ही गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं विदेशों से, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट जनरेट कर देना कोटा। और हैवी टैक्सेस लगाना कि लोग इनको, विदेशों के मालों को डिस्करेज करें और अपने देश में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का रीज़न क्या था कि हमें इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना पड़ रहा था।
सबसे पहला रीज़न ये था, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर नॉट इन अ पोजिशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस बाई मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज विद प्रोटेक्शन दे विल बी एबल टू कम्पीट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये था कि हमारी अभी डोमेस्टिक कंट्री इतना कॉम्पिटिशन में फॉरेन कॉम्पिटिशन के साथ नहीं टिक पा रही थी, इसके लिए हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया। इनका बेसिक एम ये था कि अपनी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी पोजीशन में नहीं है कि वो फॉरेन कंपटीशन के साथ डील कर सकें, इसलिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाया। रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट वाज नेसेसरी एज देयर वाज अ रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन द इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। अगर हम लग्जरी गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेक्स जो फॉरेन करेंसी है वो भी चला जाएगा बहुत ज़्यादा और रिस्क हो जाएगा ड्रेन का, फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो जाएगा, हमारे देश से निकल जाएगा, फॉरेन करेंसीज हमारे पास नहीं रहेंगी। इसके लिए फॉरेन करेंसीज को सेव कर सकें और सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सकें, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन निकाला। बहुत लोगों ने आर्गूमेंट्स भी किए अगेंस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए कि द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एनकरेज प्रोडक्शन फॉर गुड्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली एंड प्रोहिबिटेड सेल टू अदर कंट्रीज। इन्होंने कहा कि अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप डोमेस्टिकली तो गुड्स बना लेंगे, आप देश की जीडीपी तो बढ़ा लेंगे, लेकिन उन गुड्स को मार्केट में फॉरेन कंपटीशन में सेल तो नहीं कर पाएंगे, अपना कंपटीशन नहीं बना पाएंगे, अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाएंगे। समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि अब ये भी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज में बहुत चीपर है। तो सम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कैन बी मोस्ट कॉस्टली ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ सम रिसोर्सेज इन द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम दे कैन बी इंपोर्टेड एट अ चीपर रेट फ्रॉम अदर कंट्री। दूसरे देशों में सस्ते हैं और हमारे देशों में बहुत रॉ मटेरियल महंगा है। तो इसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे आर्गूमेंट्स भी रखे गए कि भाई रॉ मटेरियल दूसरे देशों में सस्ता मिल जाता है, हमारे देशों में स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की जिसकी वजह से वो बहुत महंगा मिलता है। ये भी हमें एक आर्गूमेंट सुनने को मिला, मतलब ये हमें खामियां देखने को मिली। और एक खामी ये देखने को मिली कि भाई हम जो भी गुड्स बनाएंगे वो अपनी ही कंट्री में सेल कर पाएंगे, फॉरेन कंपटीशन के साथ कैसे डील करेंगे। तो द इकोनॉमी, इससे क्या होगा, थर्ड ये भी सुनने को मिला, द इकोनॉमी कैन बी लेस प्रोडक्टिव इफ ट्राई टू मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग डोमेस्टिकली। अगर हर चीज़ डोमेस्टिकली बनाई जाएगी तो इकोनॉमी बहुत ही प्रोडक्टिव में कम बनेगी, लेस प्रोडक्टिव बनेगी। डेवलपमेंट कहाँ से होगा जब आप अपने, देखो सीधी सी बात है, घर का हर कोई शेर होता है, बाहर का शेर बनना होता है। तो आप घर ही घर में शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हर कोई बन जाएगा। अगर आप डोमेस्टिकली गुड्स बना रहे हैं, है ना, और बाहर कंपटीशन में अपने आप को नहीं ले जा रहे, इंटरनेशनली अपने आप को नहीं दिखा रहे, तो आप तो घर की बिल्ली हुए ना। तो उन्होंने ये आर्गूमेंट्स रखा था कि हम बाहर देशों के साथ compete नहीं कर पाएंगे, रॉ मटेरियल बाहर देशों में आज भी सस्ता है, डोमेस्टिकली आप लेस प्रोडक्टिव बनेंगे। थैंक यू, बाय बाय। कल के लेक्चर में वन शॉट लेकर आऊँगा आपके लिए 1950 से 1990s के एरा में। थैंक यू, गुड बाय।